हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शिव कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल से स्वागत करता हूं आप सभी का। और हमने अपनी जो इतिहास की बुक जो शुरू की हुई है, इसके अंतर्गत हम 6th क्लास का जो एनसीईआरटी की किताब है उसको शुरू किया हुआ है। और आज के जो हमारा इतिहास की बुक के अंदर जो चर्चा का जो टॉपिक रहेगा वो है आज अपना 6th क्लास के इतिहास का दूसरा चैप्टर, जिसका शीर्षक है आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। यानी कि आज हम मानव की जो कहानी है उस कहानी को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मानव जो है प्राचीन समय में एक शिकारी जीवन जीता था, पशुओं का शिकार करके अपनी आजीविका चलाता था, अपना पेट भरण पोषण करता था, अपना जो है जंगलों में रहता था। फिर मानव ने धीरे धीरे वन उत्पादों को संग्रह करना शुरू किया। फिर मानव का ये जो भोजन संग्रह से किस प्रकार से भोजन उत्पादक बना। आज हम इस यात्रा को शुरू करते हैं, मानव की इस यात्रा को जो आदि मानव से चल करके किस प्रकार से आगे बढ़ती है। इन सभी चीज़ों को पढ़ते हुए आज हम मानव की जो प्रमुख कहानियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो कोई भी अपनी एनसीईआरटी की जो किताब है उसका जो चैप्टर है, उसका जो अध्याय है वो किसी कहानी से शुरू होता है। तो यहाँ पर भी एक कहानी है, तुषार की रेल यात्रा। यानी कि तुषार यात्रा कर रहा है, रेल के अंदर अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहा है। तो वहाँ किस प्रकार से वो उस यात्रा के दौरान उसके दिमाग में कैसे कैसे पर्सन्स उठते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। चेन्नई जा रहा है तो उस समय वो खिड़की से बाहर क्या क्या देखता है, वो सभी नज़ारा हमारे सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। देखिए, तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। देखिए, चलो आपको शादी का एक ये सीन है, ये भी आपको देखिए पता चल रहा है कि तुषार कहाँ जा रहा है। तुषार शादी में जा रहा है, दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई। कितनी अच्छी बात है, सर्दी गर्मी का मौसम हो और रेल के पास आपको खिड़की वाली जो सीट मिल जाए और ऊपर से बरसात का मौसम हो तो नज़ारा ही अलग होता है। तो देखिए, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा आराम से देख सकता था, मगन हो गया। तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे हैं। जैसा कि हम भी कभी जब बचपन में बच्चे थे तो क्या करते थे, जब गाड़ी में यात्रा कर रहे होते थे, जब हम कहीं जा रहे होते तो उस समय लगता था कि ये पेड़ भाग रहे हैं पीछे की ओर, ये पेड़ हमें भागते हुए नज़र आ रहे हैं। जबकि हम सभी को ये मालूम नहीं था उस समय कि पेड़ अपनी जगह पर स्थिर हैं, हम भाग रहे हैं। और जैसा कि आज भी हम भागते जा रहे हैं, चीज़ें सभी अपनी जगह पे स्थित हैं। लेकिन मानव का जो एटीट्यूड है, मानव का जो एक तरह से स्वभाव है, नेचर है, चीज़ों के पीछे भागना। मानव जन्म लेते ही भागना शुरू करता है और ज़िंदगी भर उम्र भर भागता रहता है, लेकिन हाथ उसको कुछ नहीं आता। ये सभी चीज़ें जो है मनुष्य को एक बार यदि हम शून्य में बैठकर इन पर विचार करें तो एक तरह से शांत मन शांत चित्त होकर देखें तो इंसान किस प्रकार से आता है और किस प्रकार से जाता है। ये सब जो मोहमाया वाला जाल है, मनुष्य को खुश रहना चाहिए, खुशहाल ज़िंदगी जीनी चाहिए। जैसा कि हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, आदि मानव जंगलों में भी कितना मस्त रहता था, किस प्रकार से अपने आजीविका के लिए किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं था, मिल बांट कर शिकार करते थे और मिल बांट कर उसका जो है उपभोग करते थे। यानी आज के मानव से देखिए, प्राचीन मानव की जब हम कहानी पढ़ेंगे तो प्राचीन मानव वास्तव में आज के मानव से कितना सभ्य था, कितना अच्छा था। यदि हम आज के ये भाग दौड़ की ज़िंदगी से देखें तो प्राचीन मानव सभी चीज़ों से संतुष्ट था। आज मानव के पास इतना कुछ होते हुए भी मानव संतुष्ट नहीं। तो देखिए किस प्रकार से ये बड़ी तेज़ी से पीछे छूटते जा रहे थे। आज देखिए सब कुछ पीछे छूटते जा, उस समय तो देखिए पेड़ पीछे छूटते जा रहे थे, आज इंसान के रिश्ते नाते पीछे छूटते जा रहे हैं। आज इंसान को पैदा करने वाले माँ बाप के साथ जो संबंध है वो पीछे छूटते जा रहे हैं। आज मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है। देखिए,
तभी उसके चाचा जी ने देखी। अभी हम चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जैसे वो गाड़ी से आगे बढ़ रहा था तो सभी चीज़ें जो पेड़ हैं, खेत हैं, खलिहान हैं, तो ट्रेन से पीछे छूटते हुए जा रहे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, पता है लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा शुरू की थी। यानी कि ये आज हमारा जो चल रहा है 2000 का साल चल रहा है, 2000 चल रहा है। 1853 में भारत में प्रथम रेलगाड़ी चली थी। 1853 के अंदर भारत के अंदर प्रथम रेलगाड़ी चली थी मुंबई से थाने के बीच। 34 किलोमीटर डिस्टेंस थी उसकी। और लॉर्ड डलहौजी के समय, यानी भारत के अंदर रेलवे सेवा का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। तो 150 साल पहले ये यात्रा शुरू की थी मानव ने। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई है, यानी बसें तो उसके कुछ दशक बाद बसों की शुरुआत हुई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाले सवारियां नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा नहीं किया करते थे? क्या वो एक स्थान पर स्थिर रहते थे? क्या वो अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता देते थे? क्या ऐसा था? ऐसा बिल्कुल नहीं था। मानव पहले पैदल चलता था या अपने जानवरों का इस्तेमाल करता था, उन पर बैठ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता। ऐसी बात नहीं थी कि मानव, तो चलिए फिर ऐसा नहीं था तो आरंभिक जो मानव है, आरंभिक मानव के जीवन की जो शुरुआत है वो कैसे होती है? आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे मानव? देखिए, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। देखिए बेटा, कितना समय यहाँ पर बताया जा रहा है, 20 लाख वर्ष पहले। 20 लाख वर्ष पहले की हम बात कर रहे हैं। 20 लाख वर्ष पहले जो लोग यहाँ पर रहा करते थे, हम उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम उन्हें आखेटक, क्या बोलते हैं? आज हमें उन्हें आखेटक या संग्राहक के नाम से जानते हैं। आज इन लोगों को आखेटक कहा जाता है, संग्राहक कहा जाता है। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। यानी इन लोगों को आखेटक या संग्राहक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके भोजन इकट्ठा करने की ऐसी तकनीक थी जिसकी वजह से इनको ऐसा कहा जाता था। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शरीर शिकार करते थे, यानी शिकारी जीवन जीते थे, इसलिए इनको आखेटक कहा जाता था। जंगलों से फल फूल कंदमूल इकट्ठा करते थे, इसलिए इनको संग्राहक कहा जाता था। जब इन्होंने खेती बाड़ी शुरू की तो इन्हें उत्पादक कहा जाने लग गया। तो देखिए, शिकार करते थे, मछलियों और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे ये इकट्ठा किया करते थे। यानी आदि मानव पूरी तरह से किस पर निर्भर था? प्रकृति के ऊपर निर्भर था। मानव का दुश्मन नहीं था। मानव प्रकृति से जो कुछ प्राप्त होता था उस चीज़ के ऊपर निर्भर था। मानव ने किसी चीज़ को मॉडिफाई करना, उसका विनिर्माण करना नहीं जाना था। जो चीज़ उसको प्रकृति से मिलता, यानी जो नेचर है, नेचर के साथ हार्मनी के साथ, प्रकृति के साथ समन्वय बना करके इंसान रहता था। तभी उन लोगों की आयु जो है, आप जानते हैं कि महाभारत काल में आप देखते हैं, रामायण काल में आप देखते हैं कि लोगों की उम्र हजार हजार वर्ष हुआ करती थी। लोग अगर जो इंसान अगर जो तपस्या करने बैठ जाते थे तो उनके शरीर पर दीमक लग जाती थी। दधीची की हड्डियों का आपने जिक्र सुना होगा। ऐसे ऐसे महान संत पुरुष हुए हैं जिन्होंने हजारों हजारों वर्ष तक तपस्याएं की, लेकिन फिर वो जिंदा रहे। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करते थे। तो यहाँ पर देखिए, ये आखेटक जो शब्द आया है, आखेटक का मतलब होता है शिकारी, शिकार करने वाला। खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा, ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते क्यों थे, क्यों जाते थे, उनके बारे में जो कारण हैं उनके बारे में जानते हैं। पहला कारण यहाँ पर दिया जा रहा है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। भाई सबसे इम्पोर्टेंट, यानी ये लोग किसी एक चीज़ के पीछे इस हाथ धोकर नहीं लगते थे। जैसे आज इंसान किसी चीज़ के पीछे लग जाता है तो उसको समाप्त करके ही छोड़ता है।
उस समय ऐसा नहीं था, एक जगह पे ही रहते तो वो ख़त्म हो सकते थे, इसलिए उनको बनाए रखने के लिए ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते थे, भ्रमण करते थे, यात्राएं करते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था कि एक जगह पर सभी संसाधन समाप्त ना हो, ये बने रहें। कुछ समय के पश्चात ये अपने प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक प्रोसेस के माध्यम से दोबारा वहाँ से तैयार हो जाते थे। दूसरा कारण इसके अंदर क्या था, देखिए दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते थे। इसलिए इन्होंने इन जानवरों का शिकार करने वाले जो लोग थे वो इनके पीछे पीछे इनका शिकार करने के लिए दूसरी जगह पर चले जाते थे। देखिए दोनों के दोनों कारण ओरिजिनल कारण हैं, दोनों के दोनों कारण वास्तविक कारण हैं, और ये आपको कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। ये एक बार हम पढ़ लेते हैं, एक बार जो आपको कोई पढ़ा रहा है, समझा रहा है, यदि आपने उस वीडियो के अंदर इन चीज़ों को अच्छी प्रकार से समझ लिया, उन चीज़ों को अच्छे से जान लिया, तो ये कभी न भूलने वाली जो अमिट छाप है वो आपके दिमाग के अंदर कंप्यूटर में जैसे डाटा फीड हो जाता है उस प्रकार से ये फीड हो सकते हैं। आगे देखिए तीसरा कारण यहाँ पर हम जान रहे हैं। तीसरा महत्वपूर्ण कारण इसके अंदर दिया हुआ है, यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल लगने का अलग अलग मौसम होता है। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं गर्मी के मौसम में क्या आता है, गर्मी के मौसम में आम है, लीची है, ये विभिन्न प्रकार के फल आते हैं। सर्दी के मौसम में अमरूद ज़्यादा आते हैं या अन्य जो फल हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग मौसम में, अलग अलग ऋतुओं में जो फलों का जो सीजन होता है वृक्षों का, इस आधार पर भी इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार उपयुक्त जगह पर जाते थे। कितना अच्छा, देखिए क्या किस प्रकार से एक सिस्टमेटिक तरीके से इनका जीवन चलता था। कभी इन्होंने प्रकृति को अपने लालच के लिए परिवर्तित नहीं किया, ये प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालते थे, जैसे प्रकृति होती थी जिस क्षेत्र की उसके अनुसार। चौथा इसके अंदर कारण है यह कि अब पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रह पाना संभव नहीं होता है। और पानी आपको कहाँ मिलता था, पानी प्राचीन समय में झीलों, झरनों या नदियों के आसपास ही पानी मिल सकता था। इसलिए जब जो मौसमी नदियाँ होती थी जिनके अंदर वर्षा ऋतु में पानी होता था, तो वर्षा ऋतु के अंदर ये वर्षा ऋतु वाली नदियों की तरफ चले जाते थे, वहाँ के जंगलों में अपने आजीविका जो ढूंढते थे। लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु ख़त्म होती थी ये पहाड़ी ढलानों की तरफ चले जाते थे, क्योंकि पहाड़ी ढलानों के आसपास जो नदियाँ होती हैं वो हिमखंडों से जो जल पिघल करके आता है, उस जल की वजह से जो उनमें 12 मास जो पानी रहता है उससे ही अपने जल की जो, क्योंकि आपने सुना होगा, आप जब किसी जल घर के पास से जाते हैं तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के स्लोगन्स लिखे होते हैं। जल है तो कल है, जल ही जीवन है, सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, इस प्रकार के आपने स्लोगन सुने होंगे। आज देखिए विभिन्न नदियों का जल जो मानव क्रियाकलाप हैं, विभिन्न प्रकार के जो औद्योगिक घराने जो इन नदियों के तट पर आसपास लगे हुए हैं, ये अपशिष्ट पदार्थों को बिना उनको ट्रीट किए, बिना उनका शोधन किए डायरेक्ट उसके अंदर जो प्रभावित कर देते हैं, जिससे कि न केवल नदियों का जल प्रदूषित होता है बल्कि जलीय जीवन है वो भी संकटग्रस्त होता है। उस समय इस प्रकार का कोई जो है सिस्टम नहीं था। लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरी चीज़ों को बर्बाद नहीं करते थे। तो यहाँ पर देखिए झीलों के आसपास रहते थे, क्योंकि मानव का जीवन आपने पढ़ा है, हड़प्पा सभ्यता कहाँ पे पनपी, सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में। मिस्र की सभ्यता कहाँ पर फैली, नील नदी के। चीन की सभ्यता हवांगहो नदी, यही इसी प्रकार से दजला फरात की जो सभ्यता है, वहाँ पर जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है दजला फरात की नदी घाटियों के आसपास। यानी जहाँ पर जल होता है वहाँ पर व्यक्तियों को, लोगों को अपनी फसलें उगाने के लिए, अपने जो दिनचर्याएं हैं उनके लिए जल उपलब्ध हो जाता है, जिससे जो प्राचीन बस्तियां हैं, प्राचीन जो सभ्यताएं हैं वो नदी घाटियों के अंदर विकसित हुई। यहाँ पर देखिए यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, जैसा कि हमने बताया 12 मासी नदियाँ जो कि
ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती हैं, जैसे हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां हैं, 12 मासी नदियां कहलाती हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु में उनमें बरसात की वजह से जल आ जाता है, लेकिन गर्मी की ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो ग्लेशियर्स की वजह से, हिमखंड पिघलते हैं तो उनकी वजह से उनमें जल आता रहता है, इसलिए उनको 12 मासी नदियाँ बोलते हैं। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में दूसरे क्षेत्रों की ओर जाना पड़ता होगा, तो इसलिए भी लोग एक क्षेत्र से दूसरे स्थान पर जो है गमन किया करते होंगे, यात्राएं किया करते होंगे। तो आगे देखते हैं, ये हमने जाना कि मानव प्राचीन समय में मानव जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्राएं क्यों करता था। इसके अंतर्गत हमने 4 महत्वपूर्ण कारण जाने, और चारों महत्वपूर्ण कारण इतने महत्वपूर्ण, इतने सॉलिड, इतने रीजनेबल कारण हैं जो कि मानव के विकास में सबसे महत्वपूर्ण साबित हुए, क्योंकि मानव ने प्रारंभ में प्रकृति के साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं किया। तो देखिए, आरंभिक मानव के बारे में जानकारियां हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं। तो सबसे पहले हम आरंभिक मानव के बारे में जो जानकारियां हैं उनके बारे में देखते हैं। देखिए, पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली। देखिए, ये वर्ड जो आया आपका पुरातत्वविद, ये पुरातत्वविद हमने अपना जो पहला चैप्टर है, पहला अध्याय था, उसके अंदर हमने जो बिल्कुल लास्ट वीडियो है उसके अंदर पुरातत्वविद के बारे में बताया है। इतिहासकार कौन होते हैं, पुरातत्वविद कौन होते हैं। तो पुरातत्वविद ऐसे लोग होते हैं जो प्राचीन वस्तुओं के आधार पर मानव के इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं, और पुरातत्वविद जो होते हैं वो प्राचीन वस्तुओं के आधार पर, प्राचीन जो खोजी हुई हैं उनसे जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, उन चीज़ों के आधार पर मानव का जो विकास का जो परिक्रम है उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो पुरातत्वविद हैं, इनको कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं खुदाई के दौरान, यानी जो ऐतिहासिक स्मारक होते हैं, ऐतिहासिक स्थल होते हैं, उनकी खुदाई करते हैं ये नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए। तो वहाँ से इनको कुछ वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे, यानी आदि मानव किया करता था। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। देखिए, पत्थरों के आधार पर हमने जो उस समय का जो दौर था उसको हमने पाषाण युग कहा। पाषाण युग को फिर हमने 3 भागों में डिवाइड किया, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, जो कि हमारे आगे आएगा इसके अंदर। फिर लकड़ियों के औजार बनाए लोगों ने, फिर इन धातुओं का इस्तेमाल हुआ। तो इस आधार पर जो समय है उसको विभाजित किया जाता है। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। आज भी आपको किसी संग्रहालय के अंदर, विभिन्न जो संग्रहालय हैं, अपना जो दिल्ली के अंदर म्यूजियम है, या आपको लंदन के म्यूजियम के अंदर विश्व के जो धरोहर हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने के लिए, हड्डियों और मांस को काटने के लिए, तथा पेड़ों की जो छाल होती है और जानवरों की जो खाल उतारने के लिए भी लोगों के द्वारा किया जाता होगा। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए गए होंगे लोगों के द्वारा। तो ये हथियार लोग अपने किस प्रकार से बनाते, यानी मानव ने धीरे धीरे क्या करना शुरू किया, मानव ने धीरे धीरे जो एक प्रोसेसिंग प्रक्रिया है, एक विनिर्माण जो प्रक्रिया है, उसके अंदर मानव ने अपना जो पहला कदम बढ़ाना शुरू किया, औजारों को बनाना शुरू किया। और मानव ने जो पहले औजार बनाए वो औजार पत्थरों से बनाए थे। फिर धीरे धीरे, जैसे हमने बताया कि जो पाषाण काल था 3 चरणों में हमने बांटा, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। जैसे जैसे मानव का चरण आगे बढ़ता चला गया, हथियारों की जो स्टाइल थी, हथियारों की जो बनावट थी, वो हथियारों की बनावट भी नवीन होती चली गई, उनमें जो है एक तरह से विकास होता चला गया। तो कुछ के अंदर उन्होंने जैसे हड्डियों के या लकड़ियों के मुट्ठे, यानी हाथ में पकड़ने के जो हैंडल होते हैं वो बनाने शुरू कर दी। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी मानव के द्वारा किया गया होगा। यानी सबसे पहले लकड़ियों का इस्तेमाल जब मानव ने आग की खोज की पाषाण काल के दौरान, तो मानव ने लकड़ियों को जलाना शुरू किया, ईंधन के रूप में मानव ने लकड़ियों को शुरू किया। फिर इन लकड़ियों से कुछ औजार जैसे कि लाठी है जानवरों को भगाने के लिए, इस प्रकार के इन्होंने अपने हथियार बनाने शुरू किए होंगे। यहाँ पर देखिए, ये कुछ आपके
पत्थर के जो औजार हैं वो आपके दिखाए गए हैं। ये शायद किसी ज़मीन को, यह जो हथियार है ये ज़मीन को खोदने के लिए, ये देखिए किस प्रकार से ज़मीन के नीचे से ये देखिए खोदने का काम कर रहा है। ये इसको किस प्रकार से जो पेड़ की छाल है उसको उतारने का काम किया जा रहा है इस औजार के माध्यम से। तो यहाँ पर देखिए पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं, ये जो बाईं ओर दिखा रखा है, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए, यानी जड़ को खोदने के लिए, ये यहाँ पर इंसान जड़ को खोदने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, किया जाता था। और दाहिनी ओर देखें तो इसमें हम जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को छीलने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता होगा। रहने की जगह निर्धारित करना, जैसा कि देखिए मानचित्र 2 को देखो, मानचित्र 2 देखते हैं हम। ये आपका मानचित्र 2 है, ये रहा आपका मानचित्र 2। चलो इसको देखेंगे हम ही, पहले हम अभी इसको पढ़ लेते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है। मानचित्र 2 को देखो, लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण हमें मिले। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे भी पाए गए हैं। यानी कि मानव ने प्रारंभ में मानव कहाँ पर रहा, ये वो स्थल है जो आपके मैप वर्क के अंदर सबसे महत्वपूर्ण सब भूमिका निभाते हैं। और इवन जो आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जो आपके बड़े भाई बहन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं, उनके अंदर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है बुर्ज होम। ये बुर्ज होम देखिए, ये बुर्ज होम कहाँ पर है, मिलेगा आपको कश्मीर के अंदर। मेहरगढ़ पाकिस्तान के अंदर, जहाँ से पहले कृषि के प्रमाण प्राप्त हुए में। कोल्डीवा, ये आपका आज का जो झारखंड है, ये छत्तीसगढ़ वाला एरिया, वहाँ पर। महागढ़ आपको यहाँ मिलेगा। भीमबेटका मध्य प्रदेश। ये नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी, ये इसने बताया कि त्रिकोण वाले एरिया जहाँ पर प्रारंभिक मानव भीमबेटका की गुफाएं। तो प्रारंभिक में हमें कौन सा क्षेत्र मिला, भीमबेटका वाला क्षेत्र जो नर्मदा नदी के आसपास है, वो क्षेत्र मिला। उसके बाद आप देखिए चिरांद, जो कि बिहार के अंदर है, ये गंगा नदी घाटी। दाओज, जो कि आपका इधर जो मणिपुर वाला एरिया है, यहाँ पर आपको दाओज देखने को मिल रहा है। कोलकाता, ये अलग शहर है। यहाँ पे इमाम गांव, जहाँ पर सबसे पहले गांव की बस्तियों के बसे होने की हमें चर्चाएं मिली, जो गोदावरी नदी के आसपास था। होशंगी, ये देखिए प्रमुख, होशंगी, कुरनूल, यहाँ पर 3 ऐसे पौराणिक पुरास्थल हैं जहाँ पर पुरापाषाण कालिक, जहाँ पर मानव सर्वप्रथम रहता था। उसके बाद हल्लूर, कर्नाटक के अंदर। उसके बाद पय्यमपल्ली, ये आपका जो आंध्र प्रदेश वाला एरिया है, पय्यमपल्ली। आदिचनलूर, ब्रह्मगिरी, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर मानव के रहने के पुरास्थल। ये महापाषाणिक पुरास्थल हैं, ये जो आपके ग्रीन सर्कल के अंदर हैं। महापाषाणिक काल, जहाँ पर बड़े पत्थरों का इस्तेमाल जो है मानव की जो वो होती थी, जो गुफाएं होती थी या ये कब्र होती थी, उनके ऊपर रखा जाता था। उस आधार पर इनका अवलोकन किया जाता था। अब यहाँ पर देखिए भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित है। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ पत्थर उनको आसानी से मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए भीमबेटका, जो कि आधुनिक मध्य प्रदेश में है, इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएँ मिली हैं। कंदराएँ, ये जो कंदराएँ जो होती हैं, ये जंगलों में होती हैं। गुफाएं जो होती हैं, ये पर्वतों को काट कर बनाए गए स्थल होते हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती रही। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के आसपास थी। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? क्योंकि देखिए जंगली जानवरों से बचने के लिए, ये ऊपर हमने देखा कि धूप और बारिश से बचने के लिए, तेज़ हवाओं से बचने के लिए लोगों ने इन क्षेत्रों को चुना था। और इनके आसपास जो हैं लोगों को विभिन्न प्रकार के घने जंगल थे, जिनसे कि इनको अपनी आजीविका, खाद्यान्न जो है वो उपलब्ध हो जाते थे। यहाँ पर शैल चित्र दिया हुआ है, इनसे हमें क्या पता चलता है? देखिए ये शैल चित्र दिया हुआ है, इंसान को एक जानवर के पीछे भागते हुए दिखाया गया है। ये शैल चित्र हमें गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। जिन गुफाओं में लोग रहते थे, उनमें से कुछ ही दीवारों पर चित्र मिले हैं भाई।
इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है, यानी इन जंगली जानवरों का लोग अपने भोजन के लिए शिकार करते थे, जैसा कि इसके अंदर पीछा करते हुए दिखाया गया है। ये जो गुफा दे रखी है आपको, देखिए ये गुफा जो भीमबेटका के आसपास क्षेत्र की गुफा दी हुई है, ये आपकी पुरास्थल क्या होता है। देखिए आज के लिए हम इतना देखते हैं पुरास्थल क्या है। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। पुरा का मतलब होता है प्राचीन और स्थल माने जगह, यानी पुरानी जगह, वो जगह जहाँ से विभिन्न प्रकार के औजार, बर्तन और इमारतें ये अवशेष के तौर पर हमें मिले हैं, बचे हुए मिले हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में विस्तार से जानकारी मिलेगी और वहाँ पर आपको मैप के माध्यम से हम इनको समझाएंगे आपको। देखिए यहाँ पर देखिए आग की खोज के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। कुरनूल गुफा हमने कहाँ पे देखी थी, देखिए चलिए फिर एक बार आपको मानचित्र 2 पे लिए चलते हैं हम, और यहाँ पर आपको कुरनूल गुफा, ये यहाँ पर आपको कुरनूल की गुफा जो है दिखाई दे रही होगी। कुरनूल गुफा ये रही आपकी आंध्र प्रदेश के आसपास कुरनूल गुफा, ये है आपकी कुरनूल गुफा। जो आपका ये आंध्र प्रदेश वाला एरिया है जिसे तेलंगाना काट करके बनाया गया है, तमिलनाडु का जो ऊपरा हिस्सा है उसके ऊपर आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पर आपको कुरनूल गुफाएं हैं। तो कुरनूल गुफा के अंदर ये आपको दिखाई दिया। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कुरनूल गुफा के अंदर। देखिए कुरनूल गुफा ढूंढो, पृष्ठ 13 पर यहाँ राख के अवशेष मिले। इसमें यहाँ की राख के अवशेष मिले हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि मानव ने आग की खोज की थी। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस को भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए आग का खोज किया होगा। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? आज भी हम जो मानव ने पहले किया उसी आधार पर हम इनकी खोज करते हैं, इनको ढूंढ देखते हैं। तो आज के लिए वीडियो में चलो ये छोटा सा टॉपिक ये, और हम आज के लिए हम वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो है हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।